We'll once again start with the lecture of colligative properties. Right. तो कल हम लोग बात कर रहे थे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की. इसमें दो थ्योरी के पॉइंट्स और बचे, उसके बाद आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ topic is thermodynamic explanation of delta TB. That means elevation of boiling point का thermodynamic explanation. ये चीज हम लोग आज देखेंगे. ठीक है, राइट. अब देखो, ध्यान से समझना चीजों को. मैं एज यूजुअल सबसे पहले क्या, आई विल मेक a solution. First of all, this is a pure solvent A. ठीक है, this is pure solvent A, right? And then इसके बाद प्योर सॉल्वेंट ए में ये वेपराइज होगा, तो ये वेपर्स आएंगे. ठीक है, ये जो वेपर्स आएंगे इसमें क्या होगा, ए के गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? एंड उसके बाद क्या, जिनका कुछ ना कुछ क्या होगा, रैंडमनेस होगा. मतलब एंट्रोपी will be what? Entropy of vapors. Entropy will be entropy of vapor. ध्यान से सुनना चीजों को. Entropy of vapor. रैंडमनेस क्या होगा वेपर्स का? वेपर्स का रैंडमनेस होगा एस वेपर, एंट्रोपी ऑफ वेपर. ठीक है, और इस वाले पूरे में ए लिक्विड से ए गैस, करेंगे ना. इसका डेल्टा एच जो है, एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या है, एंथैल्पी चेंजेस delta H vaporization. This is the enthalpy change. ठीक है, अब क्या किया गया, अब इसमें हमने क्या कर दिया, इस प्योर सॉल्वेंट में, अब बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं. इस प्योर सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, we'll add what, we'll add non volatile solute B. add इसमें add नॉन वोलाटाइल सल्यूट बी. जैसे मैंने कहा नॉन वोलाटाइल सल्यूट बी मतलब पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी 0 है. ठीक है, तो अगर पी नॉट बी 0 है तो फाइनली बात को ध्यान से सुना, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पे हमने बनाया क्या, हमको मिला क्या, ये आया सॉल्यूशन. ठीक है, ये आ गया क्या, ये आ गया सॉल्यूशन, ये आ गया आइडियल सॉल्यूशन. वी हैव ऑब्टेन्ड व्हाट, वी हैव ऑब्टेन्ड द आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, और ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें अब बात को सुनना ध्यान से. इसमें क्या है, इस आइडियल सॉल्यूशन में देयर इज, दिस आइडियल सॉल्यूशन कंप्राइजेस ऑफ ए लिक्विड प्लस बी सॉलिड which are dissolved into one another, which are dissolved
इनटू वन अनदर। ठीक है, अभी इसमें ये जो ए लिक्विड और बी सॉलिड का जो पोर्शन है, अगर मैं तुमसे कहूं इसका वेपर प्रेशर निकालो, तो तुम इसका वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? मैं समझा के बता रहा हूं, वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? डाउट, बिकॉज आइडियल सोल्यूशन है, तो वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? इन सिंपल टर्म्स वेपर प्रेशर ऐसे ही आएगा इसका, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। मगर पी नॉट बी क्या है? पी नॉट बी तो जीरो है। ठीक है, तो एक तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या है? ये क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि बी कैसा? नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गेटिंग? इसका मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ओनली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, यस और नॉट, विच इज इक्वल टू कितना? पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो वेपर्स आएंगे, यहां पे जो वेपर्स आएंगे, वेपर्स सॉल्यूशन से भी जो वेपर्स आए, दोज वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली solvent molecules. Vapors consist of only solvent molecules. Consist of only solvent molecules. Yes, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि therefore consist of only solvent molecules। अच्छा, अब देखो जरा, क्योंकि यहां पे भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ही वेपर्स है, ठीक है, और यहां पे भी क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ही वेपर्स है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन से जो वेपर्स आए हैं, सोल्यूशन से जो वेपर्स आए हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपर्स, सोल्यूशन से जो वेपर्स आए हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपर्स ऑफ सोल्यूशन, entropy of vapors of solution is same as the entropy of vapors of pure liquid है, because vapor phase में सिर्फ एक कंपोनेंट है ना, गेटिंग ना? तो मोर और लेस देखा जाए तो randomness of vapors of the pure solvent, this will be same as randomness of vapors of the सोल्यूशन, गेटिंग ना? बिकॉज सॉल्वेंट ए के वेपर्स दोनों केस में है, गेटिंग ना? विल बी सेम एज एंट्रोपी ऑफ वेपर्स, एंट्रोपी ऑफ वेपर्स ऑफ ए, मतलब रैंडमनेस ऑफ द वेपर फेज ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, गेटिंग ना? रैंडमनेस ऑफ द वेपर फेज ऑफ solution as well as the solvent is what? Approximately similar, it is approximately same, correct, right? अच्छा, now अब उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमने इस सोल्यूशन में क्या किया है, इस सोल्यूशन में हमने सोल्यूट डाल दिया है। तो यहां पे जो ये जो सोल्यूशन आया है, दिस सोल्यूशन हैज गॉट व्हाट? दिस सोल्यूशन हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ए का है और एक कंपोनेंट बी का है। मतलब यहां पे सोल्यूशन फेज हैज गॉट मोर पार्टिकल्स ना, सोल्यूशन फेज हैज, यहां पे क्या बताएंगे? सोल्यूशन फेज हैज मोर पार्टिकल्स, राइट? मोर पार्टिकल्स ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ प्योर ए लिक्विड फेज में, बिकॉज यहां पे क्या है? यहां पे प्योर सॉल्वेंट जो है consists of only liquid molecules, has only what? Liquid molecules ना, solution has only liquid molecules, जबकि solvent has got only what? Only liquid molecules, solvent has only liquid molecules, जबकि solution has got what? Solution phase has more particles, which are particles of the
लिक्विड फेज एज वेल एज द पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट फेज। इसका मतलब क्या, रैंडमनेस इन द सोल्यूशन फेज इज मोर देन रैंडमनेस इन द लिक्विड फेज। पहली बात, ठीक है। तो मैंने यहां से दो बातें बताई कि रैंडमनेस ऑफ द वेपर फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी सेम एज रैंडमनेस ऑफ द वेपर फेज ऑफ द solution because it is only the pure solvent that is getting vaporized from the solution. Solute particles vaporize नहीं हो रहे because वो कैसे, वो तो नॉन वोलेटाइल है ना। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट कितना है, 0 है ना राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। तो सल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट गेटिंग वेपराइज गेटिंग। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि वेपर फेज कंसिस्ट ऑफ ओनली, इसको पूरा लिख देता हूं, वेपर ऑफ सोल्यूशन, वेपर ऑफ सोल्यूशन consists of only solvent molecules, getting na, solute particles being non-volatile do not vaporize बिकॉज सल्यूट पार्टिकल्स कैसे नॉन वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से वेपराइज नहीं होते हैं। और वो चीज हमें यहां से दिख रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज ओनली इक्वल टू व्हाट, इट इज ओनली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। उसमें वेपर प्रेशर ऑफ बी नहीं आ रहा है। तो वेपर फेज में बस क्या है, सोल्यूशन के वेपर फेज में क्या है, बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, राइट। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बढ़ने से पहले एक चीज बता दे। सो वेपराइजेशन फ्रॉम सोल्यूशन, देयरफॉर वेपराइजेशन फ्रॉम सॉल्यूशन, वेपराइजेशन फ्रॉम सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में हम क्या दिखाएंगे, हम इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, ए लिक्विड है और बी क्या है हमारे पास, सल्यूट है। तो इसमें वेपर कौन फॉर्म कर रहा है, वेपर जो है बस ए फॉर्म कर रहा है ना, जो कि किस में आ रहा है, ए गैस में जा रहा है, ए के वेपर फॉर्म में जा रहा है। वेपर जो है बस ए फॉर्म कर रहा है ना, गेटिंग ना। बी तो वेपराइज होता नहीं, बिकॉज क्या, ये नॉन वोलेटाइल है। बी डज नॉट वेपराइज, डज नॉट वेपराइज बिकॉज ड्यू टू व्हाट, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया ना, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन के लिए भी डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब सोल्यूशन को वेपराइज करने के लिए भी जितना हीट लगेगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी क्या वेपराइज हो रहा है, सोल्यूशन में भी सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है ना। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी सेम एज डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ व्हाट, प्योर सॉल्वेंट। मतलब that means enthalpy of vaporization of solution and pure solvent is same, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था। किस तरह से मैंने डिफाइन किया था कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट टू कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या बताई, तीसरी चीज ये बताई कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज सेम। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन लिक्विड फेज में इट इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड उसके बाद क्या बताया था कि एंट्रोपी ऑफ वेपर फेज ऑफ सोल्यूशन एंड वेपर फेज ऑफ प्योर लिक्विड इज सेम, ठीक है। अब चलो देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के हम लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो
हमें यहां पे बात करें किसकी, बॉइलिंग की। एट बॉइलिंग क्या होता है, एट बॉइलिंग मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मस्ट बिकम इक्वल टू कितना, पी एक्सटर्नल। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से, मैं कैसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहा हूं। तो ये सपोज करो क्या है, सपोज करो दिस इज व्हाट, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं, दिस इज मान लेते हैं कि ये जो है ये पी एक्सटर्नल है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जो है प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज नथिंग बट, दिस लाइन इंडिकेट्स व्हाट, प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है, और ये क्या है, ये है पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अभी अगर हमें प्योर सॉल्वेंट को बॉईल करना है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को पी नॉट ए से बढ़ा के कहां तक लेके जाना पड़ेगा, पी एक्सटर्नल तक लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हीट दिया मतलब क्या, हीट दिया मतलब क्या, राइज इन टेम्परेचर लगेगा, गेटिंग ना, राइट। सो टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना, अभी इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए है ना, हमें बॉईल कराना है प्योर सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर कितना लेके जाना पड़ेगा, पी एक्सटर्नल तक लेके जाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या बताएंगे इसमें कि एट T इज इक्वल टू टीबी ऑफ ए, मतलब T इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, टीबी ऑफ ए मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एट T इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। बॉइलिंग अकर्स, बॉइलिंग ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए अकर्स, मतलब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। तो अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सोल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा ना, बिकॉज हमने क्या किया, सॉलिड सोल्यूट डाला है ना। तो सॉलिड सोल्यूट डाला है तो क्या होगा, देयर अकर्स लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने ये लाइन बनाया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन लाइन कैसा होगा, नीचे आएगा, यहां से ऐसा, ये ऐसा नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ solution, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, आइडियल सोल्यूशन ए बी, ठीक है, जिसके पास क्या है, having A as a solvent and B as a non-volatile solid solute, ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली अब अगर हमें सोल्यूशन बॉइल करना है, देख सकते हैं ना यहां से कि ये क्या बता रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है, दिस लाइन इंडिकेट्स व्हाट, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, दिस लाइन इंडिकेट्स लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, विच इज डेल्टा पी, दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, which is equal to P naught minus Ts, ठीक है। दिस लाइन इंडिकेट्स लोवरिंग वेपर प्रेशर। अब अगर हमें सोल्यूशन को बॉयल ऑफ कराना है तो हमें इस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को बढ़ा के कितना तक लेके जाना पड़ेगा, यहां तक लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीटिंग लगेगा। तो जब हीटिंग लगेगा तो इसको हमें एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कितना ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना। तो अगर हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, यहां के लिए हमें दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है कि एट टेम्परेचर इज इक्वल टू टीबी ऑफ सोल्यूशन
बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन अकर्स। यस और नॉट, ऐसा ही है ना, राइट। और देखो हमें यहां से इस ग्राफ से एक चीज दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, वी कैन सी दैट फ्रॉम अबव डायग्राम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए देखो कितना है, दिस मच पोर्शन, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन देखो कितना है, अब कंपैरेटिवली बिगर पोर्शन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैसा है, इट इज बिगर दैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। गेटिंग ना, बिकॉज प्योर सॉल्वेंट ए को बॉइल कराने के लिए हमें वेपर प्रेशर कम बढ़ाना है, एंड सोल्यूशन को बॉइल कराने के लिए हमें वेपर प्रेशर जो ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए क्या लगेगा, ज्यादा हीट लगेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से हम क्या बताएंगे कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, हम यहां से बताएंगे कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। एक चीज, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे इसके हिसाब से, अगर हम ऐसे बात करें, पे अटेंशन ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बिटवीन liquid and vapor. Now tell me, what is the equilibrium equation between liquid and vapor? First of all, अगर हम बात करें, बात को ध्यान से सुनना, बॉइलिंग ऑफ प्योर लिक्विड, तो अगर मैं प्योर लिक्विड को बॉइल करूंगा तो क्या होगा यहां पे, ए लिक्विड गिव्स व्हाट, ए वेपर। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम है ना, तो एट इक्विलिब्रियम हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी क्या होता है, टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम इज बीइंग अटेन्ड। ठीक है, तो यहां पे जो है डेल्टा जी, यहां पे जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, which is equal to delta H vaporization of pure liquid A minus T, मतलब क्या, T क्या है, टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम अकर्स, तो ये इक्विलिब्रियम किस पे आ रहा है, दिस अकर्स एट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए, टीबी ऑफ ए, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए माइनस कितना, टीबी ऑफ ए इंटू कितना, डेल्टा एस, डेल्टा एस। ठीक है, तो अब तुम देखो यहां से डेल्टा एस जो है यहां पे क्या होगा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ना, चेंज इन एंट्रोपी कैसे हो रहा है, देखो यहां पे अगर हम बात करें बॉइलिंग ऑफ प्योर सॉल्वेंट की, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए लिक्विड फेज में एंट्रोपी कितना है, प्योर सॉल्वेंट के लिए लिक्विड फेज में एंट्रोपी कितना है, एस ए लिक्विड, वेपर फेज में एंट्रोपी कितना है, एस ए वेपर। गेटिंग ना, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कितना, चेंज इन एंट्रोपी, मतलब क्या, एंट्रोपी ऑफ ए इन द वेपर फेज माइनस एंट्रोपी ऑफ ए इन द लिक्विड फेज। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या ध्यान देना, अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, यहां से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए निकल आएगा ना भाई, ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म तो पूरा, ये एंटायर, ये वाला टर्म पूरा कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा एस इन द डेल्टा एस। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डेल्टा S1 कर देते हैं, प्योर लिक्विड की बात करें डेल्टा S1 है। ठीक है, ये क्या हो गया, डेल्टा S1 हो गया। ठीक है, राइट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। ठीक, अब देखो जरा, अब अगर हम लोग यहीं पे बात करें बॉइलिंग ऑफ अगर हम लोग यहीं पे बात करें बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन की, इफ आई टॉक अबाउट बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर मैं बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, अगर मैं बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन बात करूं तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है, वी हैव
सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट्स है ना, ए लिक्विड एंड बी जो है सॉल्यूट। इसमें बॉयल क्या हो रहा है, वेपर तो ए क्या आ रहा है ना, ए गैस, ऐसे ही हो रहा है ना। तो यहां पे डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, delta H vaporization of solution is same as delta H vaporization of pure A liquid, yes or not? ठीक है, अभी ये भी कैसा है, ये भी इक्विलिब्रियम है ना, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम ना, एट इक्विलिब्रियम ना। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पे भी एट इक्विलिब्रियम, यहां पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग है ना, दिस अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि ये पूरा इक्विलिब्रियम पे है, मतलब क्या, ये जीरो हो जाएगा। मतलब यहां से अगर हम बात करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी। टी क्या है, दिस अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना, डेल्टा एस। सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस ढूंढना है हमें, तो डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, इसको डेल्टा एस टू कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा एस टू क्या होगा, डेल्टा एस टू क्या होगा, सोल्यूशन वेपराइज हो रहा है ना, तो जब सोल्यूशन वेपराइज हो रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी कहां से कहां हो रहा है, सोल्यूशन मतलब क्या, यहां से ये सोल्यूशन फेज से किस में जा रहे हैं, वेपर फेज में आ रहे हैं ना, तो चेंज इन एंट्रोपी कहां से कहां हुआ, सोल्यूशन फेज का एंट्रोपी कितना है, ये है सोल्यूशन फेज का एंट्रोपी। ठीक है, और वेपर फेज का एंट्रोपी कितना है, वेपर फेज का एंट्रोपी कितना है, ये रहा वेपर फेज का एंट्रोपी। ठीक है, तो इसके हिसाब से चेंज इन एंट्रोपी फॉर वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा एस टू, कितना हो जाएगा यहां के हिसाब से, डेल्टा एस टू ये आ जाएगा कितना, एंट्रोपी ऑफ वेपर फेज, एंट्रोपी ऑफ वेपर फेज माइनस एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन फेज। ठीक है, राइट, एंट्रोपी ऑफ वेपर फेज माइनस द एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन फेज। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यहां से हमको मिल जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूशन अपॉन कितना, डेल्टा एस टू। ठीक है, विच इज सेम एज व्हाट, विच इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर ए अपॉन कितना, डेल्टा एस टू। ठीक है, तो हमको दो एक्सप्रेशन है, हमको क्या है, हमको दो एक्सप्रेशन निकल कर आए। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का आया, और एक एक्सप्रेशन किसका आया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए का आया। अभी बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास देखो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म तो सेम पड़ रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, और यहां पे भी क्या, ये वाला टर्म हमको क्या पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है। डिफरेंस क्या है, डेल्टा एस टू है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा एस वन। तो वी हैव टू कंपेयर व्हाट, डेल्टा एस वन एंड डेल्टा एस टू। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा एस वन और डेल्टा एस टू का कंपैरिजन करने जाएंगे तो देखो कंपैरिजन कैसे होगा, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी ऑफ वेपर्स, ये वाला लाइन मान लो एंट्रोपी ऑफ वेपर्स है। ठीक है, उसके बाद एंट्रोपी ऑफ लिक्विड कितना है, मान लो ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड, और एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन कैसा है, बड़ा है ना, तो ये मान लो कितना हो गया, ये मान लो हो गया एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, जबकि एंट्रोपी ऑफ वेपर फेज इज सेम फॉर बोथ प्योर लिक्विड एंड व्हाट, सोल्यूशन फेज। तो यहीं से देख लो, आ गया, पता चल गया, ये क्या है, दिस इज व्हाट, डेल्टा एस वन एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा एस टू। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा एस वन which is what, entropy of vapors minus entropy of A, this delta S1 is more than delta S2 which is equal to कितना, entropy of vapors
माइनस कितना, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, समझे क्या, राइट। तो बिकॉज डेल्टा S1 इज मोर देन डेल्टा S2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां से कंपैरिजन करने जाएं, देयरफॉर कंपैरिजन करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, डेल्टा H वेपराइजेशन जो सेम है अपॉन कितना, डेल्टा S2, दिस विल बी मोर देन व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर A which is equal to same delta H upon delta S1। अभी डेल्टा S1 क्या बड़ा वैल्यू है, डेल्टा S2 क्या छोटा वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डेल्टा S2 इज व्हाट, डेल्टा S2 इज अ स्मॉलर वैल्यू ना, डेल्टा S2 इज अ स्मॉलर वैल्यू, डेल्टा S1 इज अ बिगर वैल्यू, राइट। तो डेफिनेटली यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये छोटा होगा, और यहां पे डिनोमिनेटर छोटा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए लिक्विड, ठीक है, राइट। सो दिस वाज द थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, गेटिंग। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी हम निकाल लेंगे, राइट। सो दिस वाज द केस, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक चीज और है जो मैंने कल एलबी बताया था, उसका एक आसान तरीका है निकालने का, वो अभी क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं कट करता हूं क्वेश्चन को, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। राइट, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो ध्यान से, मैंने ऑलरेडी ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है, इज नहीं है, दिस शुड बी इन 1000 ग्राम ऑफ इन अ सोल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। मैंने ऑलरेडी बताया था, एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। एसिड को नॉन वोलेटाइल नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन CCl4 में डालोगे तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, गेटिंग ना। तो यहां पे एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी इन डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड बेंजीन shows boiling point elevation of 1.4, assuming that the solute is dimerized। अच्छा यहां पे लिख के दे दिया, बाकी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। assuming that the solute is dimerized to the extent of 80% at 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस क्या है, calculate the normal boiling point of benzene given molar enthalpy of vaporization is 7.8 kilocalories per mole। बात समझे क्या? तो we have to find out what? We have to find out the normal boiling point of benzene, ठीक है। तो हमें क्या कह दिया गया है, हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया गया है, हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है। दिस वी हैव बीन गिवन डेल्टा टीबी कितना दिया गया है, 1.4 दिया गया है, ठीक है ना, राइट। अज्यूमिंग दैट द सोल्यूट इज डाइमराइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कितना, 80%, कैलकुलेट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, गेटिंग ना। तो जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसी तरह से हमें यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन चाहिए इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन जो है कितना दिया गया है, 7.8 किलो कैलोरीज पर मोल,
ऐसा दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा, यहाँ पे सोल्यूशन जो बन रहा है, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। सोल्यूशन जो बन रहा है, सोल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ बेंजीन as a benzene liquid, as a what? As a non-polar solvent, non-polar solvent, ठीक है ना, एंड क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एज अ नॉन वोलाटाइल सॉलिड सल्यूट। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था ऑर्गेनिक एसिड्स को जब कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, मतलब डाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन क्या है, बेंजीन तो ये हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, और बेंजोइक एसिड क्या हो गया, ये हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज C6H6 और ये क्या है, C6H6, ये तो ये वाला हाइड्रोजन गया तो C6H5 बदले में क्या आ गया, COOH आ गया। ठीक है, सो दिस इज C6H6 एंड दिस बिकम C6H5 COOH। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमें क्या क्या दिया गया, हमें इसका मास कितना दिया गया, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे क्या, A, जैसा हम करते हैं, इसको A मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कितना, B। ठीक है, तो मास ऑफ A कितना दिया गया है, मास ऑफ A हमें दिया गया है 1000 ग्राम्स। ठीक है, और हमें मास ऑफ B कितना दिया गया है, मास ऑफ B दिया गया है हमको 122 ग्राम्स। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, हम लोग थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ B निकाल लेते हैं, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ B, बिकॉज यहां पे सल्यूट का तो डाइमराइजेशन हो रहा है ना, तो थ्योरेटिकल मोल्स निकाल लेते हैं। तो थ्योरेटिकल मोल्स कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे थ्योरेटिकल मोल्स आ जाएगा हमारे पास कितना, मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो अगर हम बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालने जाए तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना आ जाएगा, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78 होता है ना, तो C6H5 कितना हो गया, 77 मोलर मास। अगर हम निकालें मोलर मास ऑफ B, C6H5 कितना हो गया, 77 प्लस कार्बन कितना 12 प्लस 2 ऑक्सीजन कितने 32 प्लस एक हाइड्रोजन 1, तो 77 प्लस 1 78, 78 और 12 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 और 32 कितना हो गया, 122 हो गया। सो दिस बिकम्स कितना, 122 मास कितना लिया है, 122 अपॉन कितना, 122। तो थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड हमने कितने लिए, 1 लिए। ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है कि बेंजोइक एसिड डाइमराइजेस, benzoic acid dimerizes such that alpha, which is degree of association, कितना है 80%, मतलब 0.8 है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि बेंजोइक एसिड का डाइमराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या, C6H5 COOH, C6H5 COOH, this will give what, half, and C6H5 COOH whole twice। जनरल फॉर्म जैसे मैंने लिखा था 1/n होल है, ऐसा जनरल फॉर्म लिखा था ना मैंने कैसे लिखा था जनरल फॉर्म, A gives 1/n AN, बिकॉज और डाइमराइजेशन में n कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास I का वैल्यू हमने निकाला था, I का वैल्यू कितना आ गया था, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 1 माइनस
1 minus 1 by n into alpha for what? Dimerization. This was the value of I that we have calculated. This becomes equal to कितना? I is equal to कितना? 1 minus 1 by n. n कितना है? 2 है, ठीक है ना? इंटू कितना? इंटू कितना? इंटू अल्फा. अल्फा कितना है? 0.8 है, ठीक है. तो आई कितना हो गया? 1 माइनस हाफ. आई कितना आ गया यहां से? आई आ गया हमारे पास 1 माइनस, ब्रैकेट में है ना, 1 माइनस हाफ इंटू अल्फा. तो 1 माइनस हाफ इंटू अल्फा, तो 1 माइनस हाफ कितना हो गया? हाफ हो गया. इंटू अल्फा कितना है? 0.8, ठीक है. तो हाफ मतलब 0.5, 0.5 इंटू 0.4, 0.5 इंटू 0.8, 5 इंटू 8 कितना? 40 हो गया ना. तो कितना आ गया? 0.4 आ गया ना. तो 1 माइनस 0.4 कितना हो गया? 0.6 हो गया. तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू कितना? 0.6. So this implies what? I is equal to कितना? 0.6. तो ये I का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? 0.6, ठीक है. बिकॉज ये कितना आ जाएगा? ये तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा. तो 1 माइनस 0.4 कितना हो गया? 0.6 हो गया, ठीक है. 0.8 जो है हाफ के साथ मल्टीप्लाइड है. अल्फा जो है इसके साथ 1 माइनस n के साथ मल्टीप्लाइड है अल्फा. ध्यान देना इस पे, ठीक है ना. तो I का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? 0.6. अब हमें क्या क्या दिया गया? हमें दिया गया है इसमें कि डेल्टा टीएफ, सॉरी डेल्टा टीबी. हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कितना? 1.4 डिग्री. गेटिंग. और हमें क्या चाहिए? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन चाहिए. और क्या दिया गया? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन दिया गया हमें. तो मतलब हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है केबी इंटू आई इंटू कितना? मोलालिटी. गेटिंग ना. ये रिलेशन होता है ना, केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी. गेटिंग. केबी हमें बेंजीन का केबी नहीं दिया गया, तो केबी इंटू आई. आई के वैल्यू कितना आया? 0.6 आया. इंटू मोलालिटी. मोलालिटी मतलब क्या? ऑब्जर्व मोल्स ऑफ बेंजीन. ऑब्जर्व मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो गया हमारे पास? कितना हो गया ऑब्जर्व मोल्स ऑफ बेंजीन? ऑब्जर्व मोल्स ऑफ बेंजीन आया हमारे पास, सॉरी थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ बेंजीन. आई इंटू मोलालिटी है ना. दिस इज इक्वल टू कितना? इंटू आई इंटू मोलालिटी. आई का वैल्यू कितना है? आई के वैल्यू आया हमारे पास 0.6 इंटू मोलालिटी. मोलालिटी एम. एम कितना है? मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल अपॉन मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू कितना? 1000, ठीक है. सो दिस बिकम्स कितना? दिस बिकम्स केबी इंटू कितना? 0.6 इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल कितना आया? 1 आया. मास ऑफ ए इन ग्राम्स 1000 आया इंटू कितना? 1000, ठीक है. तो ये कितना है? डेल्टा टीबी कितना दिया गया? 1.4. सो कितना हो गया? 1.4 इज इक्वल टू कितना? केबी इंटू कितना? 0.6 इंटू कितना? 1. तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? केबी निकाल लेंगे, ठीक है. तो यहां से केबी किसका आ गया? मैंने बताया था केबी जो होता है किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है. तो केबी ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 1.4 अपॉन 0.6 विच इज इक्वल टू 14/6 विच इज इक्वल टू कितना? 7/3. तो ये तो हमारा आ गया केबी, ठीक है. तो केबी आ गया. हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बताओ. गेटिंग ना. मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बताओ. वैसे भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? वो टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बिकम्स इक्वल टू कितना? 1 atm ना. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था ना. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? वो टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm. मतलब हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन पूछ रहा है. हमसे क्या आ गया? हमको केबी निकालना आ गया. केबी तो हमने निकाल लिया, ठीक है. अब केबी एक बार आ गया. अब हम केबी के एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि केबी के एक्सप्रेशन क्या था? बॉइलिंग पॉइंट आता है ना सॉल्वेंट का. तो केबी ऑफ बेंजीन मतलब सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मैंने कल ही सिखाया, आर टीबी स्क्वायर. टीबी किसका? सॉल्वेंट का, C6H6 अपॉन कितना? 1000 इंटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. गेटिंग ना. राइट. अब देखो जरा यहां से मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं. LV जो है क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है. LV जो है दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है. एंड LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट कितना? पर ग्राम, पर मास ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. तो यहां से LV का कैलकुलेशन
अगर कल वाला कैलकुलेशन ना समझ में आए, आज वाला कैलकुलेशन एकदम सिंपल बता रहा हूं। एलवी का कैलकुलेशन सिंपल है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास। जितना भी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास, एंड दिस कैन बी आइदर इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर जूल्स में दिया होगा, सो दिस कैन बी आइदर इन जूल पर ग्राम और दिस कैन बी आइदर इन कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। बात समझे ना भाई। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैसा दिया होगा, इधर किलो जूल पर मोल दिया होगा या तो किलो कैलोरीज पर मोल दिया होगा, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, है कि नहीं, गेटिंग ना, राइट। वेयर दिस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन शुड बी आइदर इन जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल, ठीक है। एंड इफ एलवी इज कैलकुलेटेड एज व्हाट, जूल पर ग्राम, पुट आर इज इक्वल टू कितना 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, एंड इफ एलवी इज कैलकुलेटेड एज कैलोरी पर ग्राम, पुट आर इज इक्वल टू कितना 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसके अकॉर्डिंगली हम एलवी का वैल्यू जो है ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, एलवी इज इक्वल टू कितना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास। बस ध्यान रहे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसमें दिया हो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हो हमें किसमें, जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कैलोरी पर मोल, ठीक है। किलो कैलोरी पर मोल में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय मोलर मास कर देंगे, तो एलवी किस में आ जाएगा, एलवी आ जाएगा जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम में, ठीक है। अगर हमने एलवी को जूल पर ग्राम में निकाला तो आर का वैल्यू 8.314 डाल देंगे, कैलोरी पर ग्राम में निकाला तो आर का वैल्यू 2.0 डाल देंगे, ठीक है। तो यहां से हमने केबी निकाला। अब हमसे पूछ रहा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान रखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, केबी निकाल लिया है तो डेफिनेटली हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू कितना एलवी, गेटिंग ना, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले एलवी निकाल लेते। एलवी कितना हो जाएगा, एलवी हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन अपॉन कितना, मोलर मास ऑफ बेंजीन। मैंने पहले बताया था कि केबी जो है सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, इस वजह से यहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, सॉल्वेंट का पड़ेगा, समझे क्या, राइट। एंड एलवी जो है दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया गया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया गया है कितना 7.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये दिया गया है कितना 7.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गिवन एज एलवी 7.8, मैंने कहा था किलो कैलोरी दिया, कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, 7.8 किलो कैलोरी पर मोल दिया ना, तो इंटू 1000 कर देते हैं और ये क्या आ गया कैलोरीज, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, मोलर मास कर दिया। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है 78 होता है, ठीक है, राइट। मोलर मास ऑफ बेंजीन जो है दिस इज इक्वल टू 7.8 इंटू 1000 कैलोरीज बाय कितना, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है 78 होता है, निकाल सकते हो 78, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 78 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 10 टाइम्स। तो एलवी ऑफ बेंजीन कितना आ गया, हमने यहां से एलवी ऑफ बेंजीन कितना निकाल लिया 100 कैलोरी पर ग्राम, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलो सीधे सीधे चलते हैं किसमें, यहां पे आते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, कहां गया, केबी, ये यहां से। तो ये केबी के वैल्यू हमने कितना निकाला था, केबी का वैल्यू आया था हमारे पास कितना 7/3। तो केबी का वैल्यू हमने निकाला था 7/3। तो केबी इज इक्वल टू कितना 7/3 इज इक्वल टू कितना आर इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 7/3 इज इक्वल टू कितना इंटू
1000 इंटू LV बाय R विच इज इक्वल टू कितना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन C6H6 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का होल स्क्वायर कितना बन के आया, 7/3 इंटू कितना 1000 इंटू LV कितना आया हमारे पास, LV का वैल्यू आया 100 कैलोरीज पर ग्राम आया ना, 100 कैलोरीज पर ग्राम में आया ना हमारे पास। तो नीचे क्या पड़ जाएगा, आर का वैल्यू कितना पड़ जाएगा, 2 पड़ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 700 इंटू 1000 अपॉन कितना 6, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो कितना हो गया, 700 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना 6, ठीक है। और ये कितना आ गया TB, सीधे सीधे क्या करते हैं अंडर रूट ले लेते हैं। तो सीधे सीधे फिर जस्ट कैलकुलेट यूजिंग द अंडर रूट, कितना आ जाएगा 700 into 1000 divided by 6. So this will come out to be 341.56 Kelvin. Boiling point of benzene आ गया कितना 341.56 Kelvin. Getting ना, this is the boiling point of benzene that we have obtained. ठीक है, राइट, ये इसका आंसर आया है 341.56 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। लेट मी जस्ट चेक इट वंस मोर, अंडर रूट ऑफ 700 into 1000 divided by 6, wait, 700 into 1000 divided by 6, yes 341.56 केल्विन, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया आंसर, गॉट इट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक चीज और है, मैं एक हिंट बता देता हूं। हमसे अगर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट के इन क्वेश्चंस ऑफ डेल्टा टीबी it is asked to calculate, ध्यान से सुनना, जब कभी भी डेल्टा टीबी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे यहां पे सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन था, अगर कभी भी ऐसा कहा जा रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ध्यान रखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के बस दो ही तरीके हैं, बस दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है डेल्टा टीबी, एक तरीका है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक तरीका तो ये है, मगर यहां पे क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया गया था मगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया था, तो हमने क्या, पहला वाला तरीका को हमने नहीं यूज किया। दो तरीके हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल, ध्यान से सुना ये वाली बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, सिंपल सा इक्वेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मगर इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा टीबी तो दिया है 1.4 मगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया था, तो इस वजह से हमने इसको नहीं यूज किया। एंड सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड तरीका है केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलबी। तो केबी आ गया था, हमें एलबी निकाल सकते थे बिकॉज डेल्टा एच दिया गया था, इस वजह से हमने इस वाले तरीके को यूज किया। तो हमेशा ध्यान रखो डेल्टा टीबी निकालने के लिए, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट निकालने के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के बस दो ही तरीके हैं। एक तरीका है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर केबी इज इक्वल टू दिस, और कोई तरीका नहीं है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने का। और यहां से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन हमारा कितना आ रहा है 341.56 केल्विन, ठीक है ना। राइट
So यहाँ पे दे हैव डन द रॉन्ग कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन इज रॉन्ग ओवर हियर। ठीक है, तो आंसर हमारा 341 है, जस्ट टेक दैट एज आंसर। इनका कैलकुलेशन मुझे रॉन्ग दिख रहा है। केबी का वैल्यू इन्होंने कितना ले लिया है, केबी देखो यहां पे गलत किया है, यहां पे गलत किया इन्होंने। केबी का वैल्यू कितना डाल दिया, 1.4 डाल दिया, जबकि केबी का वैल्यू 1.4 नहीं होगा। यहां से देखो, यहां से केबी निकालना पड़ेगा इनको, यहां से केबी इन्होंने निकाला नहीं है। यहां से केबी कितना आएगा, केबी आएगा यहां से, ये कितना है, ये चीज क्या है, ये चीज डेल्टा टीबी है ना, ये चीज तो डेल्टा टीबी है ना, कितना दिया गया, 1.4 दिया गया ना। तो यहां से केबी इन्होंने गलत निकाला है, कितना होगा 1.4 अपॉन 0.6 होगा, जबकि इन्होंने केबी कितना रख दिया है, केबी रख दिया है कितना 1.4, ये गलत है। तो इस वजह से जो मैंने सोल्यूशन बताया दैट इज द राइट वन, जस्ट फोकस अपॉन दैट। अब अगला वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक लेक्चर खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कल के लेक्चर में मैं थोड़े और क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। नाउ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है इनफैक्ट ये। नाउ सी, जो मैंने अभी बताया उसका एप्लीकेशन है। देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर। ध्यान दो इस पे, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, इसको ध्यान से सुनना, मैंने जो भी बताया उसकी कंसेप्ट है ये, उसी का एप्लीकेशन है। देखो 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, aqueous solution of urea, 1 liter aqueous solution of urea having density कितना 1.06 ग्राम पर ml, ठीक है, is found to have delta TB कितना 0.5, डेल्टा टीबी कितना दिया गया 0.5 दिया गया। ठीक है, नाउ if this solution, if the temperature of this solution increases to 101.5, मतलब aqueous solution है, ये क्या है, एक्वा सोल्यूशन है। वो एक्वा सोल्यूशन जो है, एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और सोल्यूशन में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 0.5 से आ गया, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो सोल्यूशन जो 100.5 डिग्री सेल्सियस से बॉइल कर रहा है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस सोल्यूशन इज इंक्रीज टू 101.5, मतलब सोल्यूशन 100.5 पे बॉइल करना स्टार्ट होगा। अब जब हम इसका टेम्परेचर 100.5 से बढ़ा के कितना कर देंगे 101.5 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच मस्ट हैव गॉन इनटू द वेपर फेज अप टू व्हाट दिस पॉइंट, given Kb is equal to 0.5 Kelvin kg per mole, ऐसा गेटिंग ना, ये कहा जा रहा है। पहले समझो इसको ध्यान से, हमसे कह रहे हैं कि, हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछते हैं पेपर में। हमारे पास एक सोल्यूशन है यूरिया का, ये हमारे पास क्या है, यूरिया का जो है this is the solution of urea which is available with us।
ठीक है, दिस इज यूरिया सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, ठीक है। और यूरिया सोल्यूशन में जो वेपर्स होंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेपर्स किसके होते हैं, वेपर्स ऑफ सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट ओनली, दैट मीन्स यहां पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहां पे है वाटर, ठीक है। तो यहां पे वेपर्स कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, यहां पे सॉल्वेंट इज व्हाट, सॉल्वेंट इज ओनली व्हाट, वाटर, ठीक है। तो यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया जो है, जिसका डेंसिटी दिया गया है 1.060, इट इज फाउंड टू हैव डेल्टा टीपी कितना, 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस सोल्यूशन का डेल्टा टीपी कितना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहां से इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया एक तरह से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपको सोल्यूशन है ना, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेल्टा टीपी कितना दिया गया, 0.5, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 100.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100.5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या करेगा, 100.5 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, दैट मीन्स यहां पे लिखता हूं, दैट इज एट 100.5 degree Celsius, what will happen? The solution phase में जो कि हमारे पास H2O लिक्विड है और यूरिया है, यूरिया कैसा है, सल्यूट है, यूरिया इज व्हाट, यूरिया इज सल्यूट, तो वेपराइज क्या होगा, H2O वेपर होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, 100.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बॉयल हो रहा है एट 100.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, इसको ऐसे भी दिया जा सकता था कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना, 0.5 केल्विन। तो मैंने कल ही बताया था, डेल्टा टीबी चाहे केल्विन दिया चाहे डिग्री सेल्सियस दिया हो, तुम्हें बस क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, समझे क्या। ऐसा नहीं कि डेल्टा टीबी 0.5 केल्विन दिया है तो तुम 0.5 प्लस 273 कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, समझे क्या। डेल्टा टीबी चाहे केल्विन दिया हो चाहे सेल्सियस दिया हो, वो सेम वैल्यू लेना है तुम्हें बस, ठीक है। तुम्हें डेल्टा टीबी में केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो दिस इज सेम एज 0.5 केल्विन विच इज इक्वल टू कितना, 0.5 डिग्री सेल्सियस, वो सेम है। अब देखो, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे ये कहा जा रहा है, ये ऐसा है, ठीक है। नाउ आप क्या कह रहे हैं कि if this temperature of the solution increases to 101.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, ये जो हमारे पास ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, दिस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट व्हाट, 100.5 डिग्री सेल्सियस ना, करेक्ट ना। तो अब यहां पे इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, यहां पर, चलो ठीक है, अलग से क्या लिखना, दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट कितना, 100.5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100.5 है। आप क्या कह रहे हैं, अगर यही सेम सोल्यूशन जो बॉइलिंग सोल्यूशन है, इसको क्या कर दिया गया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया 101.5 तक, मतलब 100.5 से टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया 101.5। दैट मीन्स इफ टेम्परेचर is raised
from what 100.5 डिग्री सेल्सियस टू 101.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये वेपराइजेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली क्या होगा? देयर अकर्स शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट आ जाएगा। दैट मीन्स मोर सॉल्वेंट which is H2O vaporizes to gas। ठीक है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाए, मतलब मोर सॉल्वेंट विल वेपराइज टू व्हाट? गैस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहां पे हमें जो सोल्यूशन दिया गया है यूरिया का, कितना है ये हमें दिया गया कितना? ये हमें दिया गया 1 लीटर सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया? 1.060 ग्राम पर ml। ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.060 इंटू वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, मतलब कितना? 1000 ml। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 1060 ग्राम्स। ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1 लीटर्स। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर्स। तो एक तरह से देखा जाए, अगर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज रफली इक्वल टू, बिकॉज सोल्यूट क्या है? सोल्यूट तो यूरिया सॉलिड है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज रफली इक्वल टू कितना? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O प्लस वॉल्यूम ऑफ यूरिया विच इज सॉलिड। अब तुम खुद ही सोचो ना, एक जग भर के पानी में तुम नमक डालोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? तुमने जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया वही वॉल्यूम रहेगा ना, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड ना। दिमाग लगाओ ना यार, ये तुमने लिया जग भर के पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये, इसमें तुमने डाल दिया नमक, सॉल्ट डाल दिया, तो जो जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा तो जो सोल्यूशन आएगा उसी सेम वॉल्यूम का रहेगा ना। वॉल्यूम में ज्यादा चेंज थोड़ी आएगा। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है वही क्या है? वही वॉल्यूम ऑफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है वही क्या है? दैट इज सेम व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर दिया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रफली इक्वल टू कितना? 1 लीटर। तो एक तरह से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं हम लोग। वी कैन फाइंड आउट व्हाट? मास ऑफ वाटर ना। मास ऑफ वाटर इनिशियली कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है ना, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 1000 ml ना। मतलब मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास? मास ऑफ वाटर इनिशियली हमारे पास है 1000 ग्राम्स। तो इसके हिसाब से हमें जो मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है? 1060 ग्राम्स दिया गया है, हमने निकाला। इसमें से मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000 ग्राम्स। तो फिर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 1060 माइनस 1000 कितना? 60 ग्राम्स। ठीक है, ये आया। अब चलो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या कहा जा रहा है। यहां से कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल एट 100.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, 100.5 डिग्री सेल्सियस पे हमको जो सिचुएशन दिया गया है सोल्यूशन का जो सिचुएशन दिया गया है 100.5 डिग्री सेल्सियस पे हमको सोल्यूशन का जो कंडीशन दिया गया है, वो कंडीशन हमें क्या दिया गया है? दैट कंडीशन इज गिवन एज सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन इस सोल्यूशन में मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है? 1000 ग्राम दिया गया है। एंड मास ऑफ यूरिया कितना दिया गया है? 60 ग्राम दिया गया है। और ये सोल्यूशन कैसा है? बॉइलिंग सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है। समझे क्या? H2O के वेपर्स। अब क्या किया जा रहा है? अब इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया गया?
टेम्परेचर इज रेस्ड, जैसा मैंने अभी सिखाया, टेम्परेचर इज रेस्ड टू कितना, टू कितना, रेस टू 101.5। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, देयरफॉर मोर वाटर इन द लिक्विड फेज विल व्हाट, वेपराइज, ज्यादा पानी वेपराइज कर जाएगा, करेंगे ना। तो अभी जो हमें मिलेगा सोल्यूशन जो रहेगा, सोल्यूशन जो रहेगा हमारे पास, ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं, सोल्यूशन जो रहेगा हमारे पास ये, समझे क्या, दिस इज स्टिल व्हाट, यूरिया सोल्यूशन है कि नहीं, मगर अभी यहां पे मास ऑफ वाटर लिक्विड फेज में जो है वो कितना है, 1000 माइनस एक्स ग्राम्स। पहले कितना था, जब 100.5 पे था, कितना था मास ऑफ वाटर, 100 ग्राम, 1000 ग्राम था। मगर अभी क्या हुआ, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, यहां पे इक्विलिब्रियम से जो मैंने समझाया, मोर सॉल्वेंट, बिकॉज ये वाला जो प्रोसेस है कैसा है, एंडोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा ना, मोर लिक्विड विल वेपराइज इनटू वेपर्स। तो व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 100.5 टू 101.5, देयर अकर्स व्हाट, शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या, मोर सॉल्वेंट वेपराइजेस टू व्हाट, फॉर्म वेपर्स ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, हमने हीट किया तो मोर वाटर विल वेपराइज। तो सपोज करो कितना, लेट एक्स ग्राम ऑफ वाटर वेपराइजेस ऑन रेजिंग द व्हाट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर माइनस मान लो एक्स ग्राम ऑफ वाटर क्या हो गया, वेपराइज हो गया। तो वाटर लिक्विड फेज में कितना बचा, 1000 माइनस एक्स ना, एंड मास ऑफ यूरिया अभी भी कितना है, 60 ग्राम ना। अब तुम खुद ही देखो, ये यहां पे क्या आ जाएंगे, यहां पे भी क्या रहेंगे, वेपर्स रहेंगे, दीज आर नथिंग बट वेपर्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज एट व्हाट, 101.5 डिग्री सेल्सियस। अब तुम खुद ही देखो, नॉर्मल सी चीज है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के 101 पे रख दे तो 101 पे भी क्या हो रहा है, बॉयल ही हो रहा है ना वो, गेटिंग ना। मतलब ये भी क्या है, एट दिस टेम्परेचर ऑल्सो बॉइलिंग अकर्स ना, एट दिस टेम्परेचर ऑल्सो बॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस ना, राइट। तो अब यहां पे क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी, इस वाले सिचुएशन में, डेल्टा टीबी इस वाले सिचुएशन में क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस वाले सिचुएशन में भी सॉल्यूशन क्या, बॉइल ही हो रहा है ना, यहां पे भी तो सॉल्यूशन बॉइल ही हो रहा है ना, तो मतलब दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ बॉइलिंग पॉइंट, गेटिंग राइट। तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट है, जब ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 101.5 माइनस कितना, 100, कितना हो गया, 1.5, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1.5। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम है। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कितना, 101.5 डिग्री सेल्सियस, उस केस में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 माइनस एक्स है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज इस टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। तो जब इस टेम्परेचर बॉइलिंग हो रहा है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया जाएगा, 1000 माइनस एक्स, डेल्टा टीबी कितना निकाला, 1.5। तो यहां से क्या करते हैं, सीधे सीधे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना, 1.5, विच इज इक्वल टू कितना, केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी। आई ऑफ यूरिया कितना हो गया, यूरिया है ना, यूरिया है, यहां से आई ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। केबी ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया केबी ऑफ वाटर क्वेश्चन में केबी ऑफ वाटर दिया गया है 0.5 केल्विन केजी पर मोल, करेंगे ना। तो जो दिया गया वही लेंगे, दिस इज गिवन 0.5 केल्विन केजी पर मोल, तो कितना हो गया ये, दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, 1.5 इज इक्वल टू कितना, 0.5 इंटू 1 इंटू मोलालिटी,
मोलालिटी, ठीक है। तो कितना हो गया ये 0.5 1 टाइम्स, ये कितना हो गया 3 टाइम्स। तो मोलालिटी एट व्हाट, एट दिस बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, मोलालिटी एट दिस बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 3 आ गया, विच इज इक्वल टू कितना मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन कितना मास ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज इनटू कितना 1000, ठीक है। तो मोलालिटी कितना है 3 आया ना, मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 60/60, मतलब मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमने डेल्टा टीवी निकाला है, मतलब कितना टेम्परेचर निकाला है 101.5 पे निकाला है, इस टेम्परेचर पे व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज, मास ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज इज 1000 माइनस एक्स, मतलब बचा हुआ पानी इंटू कितना 1000, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन कितना 60 इंटू 1000 अपॉन 1000 माइनस एक्स। तो यहां से कितना आ गया 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000/3 और x इज इक्वल टू कितना 2/3 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 666.67 grams, मतलब mass of water that has vaporized, therefore x mass of water vaporized at on raising the temperature to 101.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x, कितना हो गया 666.67 ग्राम्स। शायद हमें यही निकालना था, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया ये 666.67 ग्राम्स मास ऑफ वाटर विच हैज वेपराइज्ड। तो यहां से एक चीज और कर सकते हैं, मास ऑफ वाटर लेफ्ट इन द लिक्विड फेज, mass of water left in the liquid phase, therefore mass of water left in liquid phase कितना 1000 minus x ना, which is कितना 1000/3, 333.33 grams. This is mass of water left in the liquid phase. We'll stop here. Thank you.